तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मंडे, वीक का पहला दिन, नए हफ्ते की शुरुआत। आज की कहानी जब मैं ख़त्म करूँगा, और जो मैं हमेशा विशेष और बाकी पढ़ता हूँ, नाम लेता हूँ, उससे पहले सैटरडे को मैंने आपको कोटा की स्टोरी सुनाई थी। उसमें बहुत सारे लोगों ने मेल लिखे। मैं कुछ मेल अपने साथ आज लेकर आया हूँ पहली बार, और उस पूरे मेल को पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। कुछ मेल जो हैं वो वहाँ भी जो पढ़ रहे हैं छात्र, जो स्टूडेंट हैं, उनके हैं, कुछ उनके हैं जो वहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं। पेरेंट्स के भी मेल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वहाँ से निकलने के बाद अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं। तो मैंने हर तरह के लोगों के मेल और उनकी सोच आप तक पहुँचाने के लिए कि आखिर कोटा के बारे में वहाँ के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, या जो वहाँ से निकल चुके हैं, जो कामयाब हो गए, जो नाकाम रहे, उन सभी के हैं, जो नाकाम हैं उनके भी हैं, वो इसलिए रखना चाहता हूं ताकि एक सही तस्वीर आपके सामने हो। तो इस कहानी के बाद आखिर में अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जो सीमा के साथ हुआ वही अंजू के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया यही कह रही है। कमाल की चीज़ है कि दोनों कहानी कितनी कॉमन है या कितनी मिलती जुलती है। इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, बाकी तो बहुत सारे मिलते जुलते आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब सीमा हिंदुस्तान आई और उसका पति गुलाम हैदर उस वक्त सऊदी में था, तब सीमा के ससुर ने कराची के पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखाई थी। और उस FIR में ये था कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत चली गई, उसने सचिन के नाम के एक शख्स से शादी कर ली है, तो सीमा और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। कराची के एक मलेर कैंट पुलिस स्टेशन में लिखी हुई FIR है। अब कमाल देखिए, सीमा पाकिस्तान से इंडिया आती है और सीमा के घर वाले कराची में एक FIR लिखाते हैं। अब यहाँ से भारत से एक अंजू पाकिस्तान जाती है, 2 बच्चों की माँ, नसरुल्लाह से प्यार करती है, वहाँ जाकर शादी कर लेती है। अब सेम सीमा की तरह भारत में अंजू के खिलाफ FIR दर्ज होता है, और ये FIR कोई और नहीं बल्कि अंजू का अपना पति ओरिजिनल यहाँ इंडिया वाला अरविंद वो लिखाता है। ये FIR है भिवाड़ी की। सीमा के FIR को मैं आपको पहले भी कहानी में सुना चुका हूँ। आज अंजू के पति के FIR की बारी है। चूँकि FIR की भाषा पुलिस में बड़ी अजीब सी होती है, तो मैं उसको सिंपल और साफ शब्दों में आपको सुनाता हूँ। सेवा में थाना प्रभारी महोदय, फूलबाग, भिवाड़ी। मेरी शादी अंजू पुत्री GP थॉमस के साथ 3 जनवरी 2007 को संपन्न हुई थी, जिसके बाद मैं और अंजू बतौर पति पत्नी भिवाड़ी जिला अलवर में साथ साथ रहने लगे। वैवाहिक संबंधों के चलते अंजू से एक बेटी 27 अक्टूबर 2007 को तथा एक बेटा 26 अक्टूबर 2017 को पैदा हुआ। अभी तक अंजू ने तलाक नहीं लिया है। बिना तलाक के अंजू ने पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह के साथ गैर कानूनी तरीके से दूसरी शादी कर ली है। अंजू और नसरुल्लाह के इस आपराधिक कृत्य से मुझे समाज, रिश्तेदारी, देश विदेश में काफ़ी बदनामी हुई है तथा मान प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। इसके बाद अंजू ने पाकिस्तान से ही मोबाइल से बेटी के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर मुझसे बात की और गाली गलौज कर फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दी, और कहा कि मैं भारत वापस आकर अपने बच्चों को भी अपने साथ पाकिस्तान ले जाकर नसरुल्लाह के साथ ही वहीं पर रहूँगी और तुम्हारा ऐसा इलाज कर दूँगी कि तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। इसीलिए अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अरविंद, अंजू का पति। अब जो सीमा के ससुर ने FIR लिखाई थी कराची में, और इस अंजू के पति के FIR में एक बड़ा बेसिक फ़र्क है। वो ये है कि कराची में लिखाया गया FIR में ये कहा गया कि सीमा और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। यहाँ पे अंजू के पति ने जो FIR लिखी है वो ये है कि सीमा और नसरुल्लाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें उसने कहीं ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी को वापस मुझे सौंपा जाए। दोनों के रिश्ते वैसे भी शुरू से ख़राब थे। तो ये तो हो गई कॉमन कि दोनों तरफ, अब इंडिया और पाकिस्तान के 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज हैं, एक सीमा के नाम, एक अंजू के नाम। हालांकि इन दोनों FIR का कानूनी कोई मतलब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। अब इस भिवाड़ी के जो SHO साहब हैं वो जाकर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तक तो जा नहीं सकते हैं अंजू या नसरुल्लाह को पकड़ने, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है।
दूसरे देश का मामला है। उसी तरह कराची पुलिस यहाँ ग्रेटर नोएडा भी नहीं आ सकती है सीमा और उसके बच्चों को ले जाने, क्योंकि उनके पास भी ये पावर नहीं है। तो इस एफआईआर का वैसे कुछ नहीं होना। तो सवाल है कि होना क्या है। तो आज की कहानी वही है। होना ये है कि आज की तारीख में बात करूं, पाकिस्तान में अपने रिपोर्टर तमाम लोगों से जो बात की है, उसके बाद वहाँ से जो पूरी खबर आई है, उसके हिसाब से अंजू फ़िलहाल भारत नहीं आएगी और सीमा फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं जाएगी। अंजू का वीज़ा जो है वो 20 अगस्त तक का था। वो वीज़ा की मियाद बढ़ा दी पाकिस्तान सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने वहाँ के, और अब उसको शायद 2 से 3 महीने का और एक्सटेंशन मिला। हालांकि नसरुल्लाह का, खुद उसके पति का कहना है कि वो अभी 3-4 महीने तक यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो पहली चीज़ कि अभी अंजू वहाँ से नहीं आएगी। 20 अगस्त का जो वीज़ा ख़त्म हो रहा था वो अब बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। दूसरी चीज़, अंजू और नसरुल्लाह ने अब खुलेआम ये एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों ने शादी कर ली है, तो अब वो पति पत्नी है। नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू को इस वक्त भारत बेचना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए कि उसकी शादी की खबर लीक हो गई है मीडिया में ख़ास तौर पर, और वहाँ जाने के बाद अब अंजू की जान को ख़तरा है, न सिर्फ आम लोगों से बल्कि खुद उसके अपने रिश्तेदारों से, जैसे उसका पति। तो इस ख़तरे में डालकर तो वो उसको भेजेगा नहीं। तो नहीं भेजेगा तो क्या करेगा। तो वीज़ा एक्सटेंड हुआ है और दोनों पति पत्नी, मतलब मियाँ बीवी, अभी इस्लामाबाद गए थे। इस्लामाबाद फॉरेन मिनिस्ट्री के दफ्तर, वहाँ जाकर जो पाकिस्तानी मीडिया से खबर आई, जो हमारे रिपोर्टर ने भी कहा, वो ये है कि अंजू की जान को ख़तरा है, क्योंकि उनकी शादी की खबर भारत तक पहुँच गई है, उसके धर्म बदलने की खबर भारत तक पहुँच गई है। इसलिए उसको न सिर्फ वीज़ा बढ़ाया जाए, जो बढ़ा दिया गया, बल्कि उसको पाकिस्तानी सिटीजनशिप देने की भी बात की जाए और उस पर गौर किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान में अंजू की आवभगत हो रही है, उसको देखते हुए, और ख़ास तौर पर शादी और प्यार मोहब्बत तो साइड में, असलियत ये है कि जिस तरीके से उसके धर्म को बदलने की बात सबसे प्रमुखता से हावी है पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया पर, उसको देखते हुए कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं है कि उसको पाकिस्तानी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता न मिले। तो अंजू फ़िलहाल लौटेगी नहीं। खुद उसके शौहर नसरुल्लाह की ज़ुबानी ये सच्चाई है और पाकिस्तानी मीडिया की भी यही कहानी है। अब यहाँ रही बात सीमा की। सीमा का जब से मामला अंजू का आया, मामला एकदम शांत था। तो हमने भी कहा जब अंजू की खबर आ रही कि लौटेगी नहीं, तो सीमा का भी टटोलने की यहाँ उसका क्या है, कितने दिन तक और दाना पानी है, या यहीं रहना है या जाना है। तो फिर मैंने अपने सोर्सेज से बात की, तो पता चला कि जो जिस तरीके से बात हो रही थी, अंजू के ऊपर लगा कि वो कहा गया पहले कि जासूस है, सीमा के बारे में भी कहा गया जासूस है। तो दो इश्क के चक्कर में, सीमा और अंजू के चक्कर में, दो देशों की जो जासूसी खुफिया एजेंसी है, रॉ और ISI, वो दोनों बीच में उनके भी नाम आ गए कि इनके लिए काम करती है, इनके लिए काम करती है, इनकी एजेंट है, इनकी एजेंट है। तो सीमा अंजू कौन किसकी जासूस, कौन भारत की जासूस, कौन पाकिस्तान की जासूस, ये तो लगातार आप सुनते रहे कुकू FM के ऑडियो बुक पर। लेकिन आप सुन सकते हैं, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। एक रियल स्टोरी, एक सच्ची स्टोरी। और ये स्टोरी है भास्कर की, जो 60 से 70s के दौर में पाकिस्तान में भारत के सच में जासूस थे, और कैसे एक अपने ही साथी की वजह से इनका भांडा फूट गया। तो ये दिलचस्प कहानी कुकू FM के ऑडियो बुक पे, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, भी आप सुन सकते हैं। कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा, जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। तो सीमा के बारे में जब पता किया कि क्या है, तो लास्ट वीक एक तो फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह क्लियर किया कि सीमा की सारी बातें उनके जहन में हैं, लेकिन पुलिस और बाकी एजेंसियां काम कर रही हैं।
अब जो पुलिस और बाकी एजेंसियां काम कर रही हैं, फिर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको अब तक हिंट तो मिल ही गया होगा, इशारा, अभी तक सीमा यहीं है, उसका दाना पानी यहीं चल रहा है, वो सचिन के साथ अपने बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है, तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है और ना हमें कोई मतलब है। ये एक बड़ा आम रिश्ते की कहानी है। बस ये रिश्ता ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि दो देशों के बीच की मोहब्बत की कहानी है, और वो भी बग़ैर वीज़ा के भारत में आने की और फिर मोहब्बत करने की कहानी है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने बताया कि एक कोर्ट में है, सीमा ने भी यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अब चूँकि अंजू के पास ऑलरेडी वीज़ा था इसलिए एक्सटेंड हो गया। सीमा अब वीज़ा कैसे एक्सटेंड कराए, हो तब तो कराए, है ही नहीं तो फिर क्या। तो फिर ये है कि देखो गलती तो हो गई, आ गए, सरहद पार कर लिया गैर कानूनी तरीके से, लेकिन अब हमें कानूनी तरीके से रहने की इजाज़त दो। तो राष्ट्रपति के पास एक मर्सी पिटिशन भेज रखा है। दूसरा, बुलंदशहर कोर्ट में भी उसने एक अर्जी दे रखी है कि उसकी नागरिकता देने पर गौर किया जाए। सचिन ये प्रूफ कर चुका है कि सीमा उसकी बीवी है, ऑलरेडी शादी कर चुका है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर चुका है, तो वो उसकी अब पत्नी है, तो उसकी पत्नी के नाते उसको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए। तो सीमा को लेकर यहाँ की खुफिया एजेंसियाँ या पुलिस, उनके मन में अब कोई डाउट नहीं है कि सीमा क्या है। ये सारी जो मीडिया, सोशल मीडिया में जितनी भी तूफ़ान और ये सब कुछ चला, क्या क्या है वो सारी चीज़ें अब बंद हैं, ख़त्म हैं। बस अब इंतज़ार इस बात का है कि उसका आखिरी फ़ैसला क्या होता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है, उसके बाद नागरिकता मिलती है, या फिर कहा जाता है यार चलो तुम अपना मसला तुम जाओ, तुमको यहाँ से हम भेज रहे हैं। तो उसका भी फ़ैसला, क्योंकि और भी बहुत सारे देश में मसले हैं, तो अभी उसके बारे में कोई सोचने की बात नहीं है। उधर अंजू का भी सेम है कि अब घर बस गया है, तो सरकार भी कह रही है कि चलो, पाकिस्तान में वैसे ही बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, इमरान खान अरेस्ट हो चुके हैं तोशाखाना मामले में, तो वहाँ की भी मीडिया को ये है कि ध्यान बंटना है, तो चलो तुम अंजू के ही पीछे लगे रहो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। तो पाकिस्तानी सरकार को भी अंजू के वहाँ पर रहने या अंजू को मीडिया में तवज्जो देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उनके लिए फ़ायदे का कि सौदा है ये। तो कहानी यही है कि अंजू आएगी नहीं और फिलहाल सीमा जाएगी नहीं। दोनों अपने अपने देश में अपने अपने प्यार यानी कि सचिन और नसरुल्लाह के साथ रहेंगे। हाँ, दोनों के पति जो हैं वो परेशान हैं, चाहे इधर अरविंद हो उधर गुलाम हैदर हो, और दोनों ही का ये भी है कि अगर वो अपने अपने देश गए तो न सिर्फ दोनों के पति बल्कि बाकी लोग उनके इर्द गिर्द के, उनसे ख़तरा है। तो कुल मिलाकर जासूसी छोड़ दीजिए, बाकी खुफिया एजेंसियाँ छोड़ दीजिए, कहानी ये है कि अंजू पाकिस्तान में भी रहेगी और सीमा फ़िलहाल भारत में रहेगी। और इसके अलावा जो बाकी आपने जितनी चीज़ें सुनी वो सब सुनी सुनाई समझकर भूल जाइए। अब मैंने जैसा शुरू में कहा था आपको, असल में आज मेरा पूरा ध्यान यही था कि बहुत सारे जो मेल भेजे आप लोगों ने वो कचोटने वाले थे। कई मेल तो ऐसे हैं कि जिनको मतलब मैंने सोचा कि सुनाऊं कि ना सुनाऊं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मेल निकाले हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सैटरडे को आपको याद होगा कोटा की जो स्टोरी सुनाई थी उसके ऊपर। ये पहला मेल एक स्टूडेंट का है और इत्तेफाक से ये अभी भी कोटा में स्टडी कर रहा है। अब ये जो मेल लिखा हूबहू मैं वही मेल आपको सुनाता हूँ। मैं रेगुलरली सारी स्टोरीज देखता हूँ पर कभी थॉट्स शेयर नहीं किया बाकी स्टोरीज पे मेल के थ्रू, बट लास्ट स्टोरी कोटा फैक्ट्री वाली मैं खुद से रिलेट कर सकता हूँ, इसीलिए लगा अपने थॉट्स शेयर कर दूँ। मैं कोटा में 9th क्लास में ही चला आया था। मैंने नामी कोचिंग की बजाय जो कोचिंग अच्छे रिजल्ट दे रही थी और लिमिटेड भीड़ के साथ वहाँ एडमिशन लिया, और जो मैंने फेस किया 9th क्लास से अभी 12th एंड हो गया, बट IIT एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाई। जो बातें सर आपने बताई वो सर एकदम ट्रू है, मेरी भी सेम थी, बस फ़र्क यहाँ था कि मैंने बीच में गिव अप नहीं किया बट एंड तक फाइट किया, ये सोच के कि मुझ में पोटेंशियल है क्लियर करने की, बट नहीं हुआ। इसके अलावा मेरे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम भी उतने अच्छे नहीं हुए, और वहाँ पे मतलब मुझे लगा उस पॉइंट पे कि कोई पॉइंट भी नहीं बची मेरे लाइफ में, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 4-5 महीने से लोनलीनेस में हूँ। दुनिया से अलग पहले ही कट गया कोटा जाने के बाद, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के सपोर्ट से और कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी वजह से हूँ अच्छे से,
लेकिन दूसरों की स्टोरीज से रिलेट कर सकता हूँ कि किस सिचुएशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ना आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, बैच अच्छा नहीं मिलता, आपके दोस्त आगे निकल जाते हैं और आप धीरे धीरे दुनिया से कट कर इतने अलग रहते हैं कि वहाँ से बाहर निकलने का स्कोप ही नहीं रहता। सर ये स्टोरी अगर आप शेयर कर नेक्स्ट शो पे तो प्लीज़ नाम मेंशन मत करना, लेकिन स्टोरी शेयर कर सकते हो। जो भी पेरेंट्स आगे भेज रहे हैं बच्चों को या स्टूडेंट्स जो जाने की सोच रहे हैं उनको शायद हेल्प होगी इस स्टोरी से कि अकेले वहाँ कभी ना रहें। ये एक लाइन है इंपॉर्टेंट कि मतलब कोई भी बच्चा जाता तो अकेले वहाँ कभी ना रहें। पेरेंट्स से और क्लोज फ्रेंड से हमेशा बातें करें तो आप ठीक रहेंगे। और मेरा रिज़ल्ट ख़राब होने का सर ये कारण नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। 10th क्लास तक कभी मैंने अपनी लाइफ में 90% के नीचे स्कोर नहीं किया, कभी फेल नहीं हुआ किसी एग्ज़ाम में। IIT का सपना 6th क्लास में ही दिखना स्टार्ट किया था पहली बार। अभी 4 महीने के अंदर लाइफ के सारे फेलियर्स देख लिए जो कभी नहीं देखे थे। ये स्टूडेंट्स का एक था। अब एक दूसरे स्टूडेंट का, इन्होंने बाकायदा नाम भी लिखा है तो मुझे नाम ले लेता हूँ। सर मैं लक्ष्य प्रताप, कोटा आने से पहले से आपके वीडियो देखता था। अभी फ़िलहाल कोटा में हूँ। रात को सारा काम होने के बाद मैं आपकी स्टोरी प्ले कर देता हूँ, मुझे उससे नींद आ जाती है। आपने जो कुछ वीडियो में बताया वो तो है ही, बाकी यहाँ पर और भी बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। यहाँ पर सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड है। यहाँ के लोग हर चीज़ में मॉनेटरी बेनिफिट्स ढूंढते हैं। मैं अपनी पढ़ाई करके बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता हूँ और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आना चाहता। बहुत चीप लोग रहते हैं यहाँ। नोबडी केयर्स अबाउट स्टूडेंट्स। जो सुसाइड केस के बारे में आपने बताया था वो मेरे सामने के बिल्डिंग का है। मैं जूस पीने के लिए शॉप पर गया तब मुझे वहाँ पता चला, वहाँ पुलिस भी थी। मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देना ठीक नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मोर डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। हमें हमारी कंट्री में स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। जितनी डाइवर्सिटी हमारे कल्चर में है उतनी हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट करनी होगी और प्रोफेशंस को एक दूसरे से कंपेयर करना बंद करना होगा। बच्चे यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका 1% भी अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। ये सिर्फ रिजेक्शन और एलिमिनेशन के लिए होता है, क्योंकि अच्छे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज बहुत कम हैं, उनमें सीट्स बहुत कम हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे कॉलेज में भेजना चाहते हैं जिसमें प्लेसमेंट अच्छे हों। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि यू डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट रेस्ट। बच्चों को खुश होकर पढ़ाई करनी चाहिए और कुछ काम करते हैं तो कोई नहीं, बस अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए। कुछ कम करते हैं तो यहाँ पर बच्चे हार मान जाते हैं क्योंकि बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ। ये दूसरा मेल था। अभी एक तीसरा मेल है और ये भी एक स्टूडेंट का है। इन्होंने जो लिखा है उसके हिसाब से 2020 में मैंने 12वीं पास किया था 91% मार्क्स के साथ। फिर DU में सीट मिल रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, BSc बॉटनी ऑनर्स, BSc जूलॉजी ऑनर्स, लेकिन मैंने लिया नहीं और मैं नीट की तैयारी करने लगा 2020 से 2020 से। अब तक 4 बार मैं नीट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ टिल 2023, लेकिन मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। इस साल मुझे 500 आए थे आउट ऑफ 720 मार्क्स, और ये बहुत कम है किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए। सर आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं कभी नहीं रोया, लेकिन न जाने कितने दिन ऐसे हुए हैं जब मैं रोते हुए सोया हूँ। अकेले रूम बंद करके लाइट ऑफ करके रोता हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को सही कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स लवर हूँ तो स्पोर्ट्स से किसी तरह माइंड डाइवर्ट करके रखा हुआ है। सर आई फील द पेन ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स रियली हर्ट्स। सर आज की बात करूँ
तो घर वाले भी एज सच सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आई फील टोटली अलोन, बट यस सर, द ओनली हैप्पीनेस इन माई लाइफ इज़ माई फ्रेंड। शी इज़ ए गर्ल फ्रॉम वाराणसी। सर, शी सपोर्टेड मी पैसिवली, तो वी वर गुड फ्रेंड्स। टुमारो वी विल टॉक ऑन ए कॉल। आगे ये है कि जब भी मैं बात करता हूँ तभी मुझे खुशी मिलती है और कोई सपोर्ट नहीं करता है। बाकी सर, टॉकिंग अबाउट माई फ्यूचर, ये आखिरी लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है। सो आई विल स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट अगेन, यस, फॉर द 5th टाइम। 4 बार अभी तक ये इन्होंने बताया कि नहीं हो पाया। Yes, this year I will opt any college and I started my preparation there too. Hope so this year I will be succeed and I am able to achieve my dreams. ये तीसरा है। अभी कुछ कमेंट्स इस पर नहीं करूँगा मैं। अब ये एक और मेल है। आई एम फ्रॉम बिहार सर। मैं 2012-13 IIT बैच कोटा गया था, एलन इंस्टीट्यूट में। फीस लगा था 77,529 रुपीज़। सिंपल फैमिली से होने के कारण सबसे पहले तो 77,529 रुपया फीस ही बहुत ज़्यादा होता है। अब इन्होंने आगे वहाँ की कुछ चीज़ें बताई हैं कि एवरी 15 डेज टेस्ट होने के कारण टेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग बैच में डाल देना, इन्होंने जो बताया। यानी आपका जैसा मार्क आएगा 15 दिन के बाद आपको उसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना होगा। अगर आप कमतर लाएँ तो फिर आप सारे कमतर स्टूडेंट एक साथ होंगे। अब ये पता नहीं कैसी सोच है। इस वजह से वहाँ आपका कोई साथी नहीं होगा। इसको वहाँ पर रीशफलिंग बोला जाता है। टेस्ट रिजल्ट्स पेरेंट्स को मैसेज करने की वजह से भी स्टूडेंट्स प्रेशर में रहता है, तब हर बार टेस्ट रिजल्ट पेरेंट्स को भी जाता है। IIT जी एडवांस में सिर्फ 2 चांस मिलने की वजह से 12वीं के बाद टारगेट बैच के स्टूडेंट्स के लिए करो या मरो वाली कंडीशन हो जाती है। अब उन्होंने कहा कुछ सुधर सकता है कैसे, उन्होंने कुछ अपने राय दिए। कोचिंग वाले को स्टूडेंट्स का एडमिशन किसी एंट्रेंस बेसिस पर लेना चाहिए, जिससे रिजल्ट स्टूडेंट का 1 साल बाद हो या ना हो, बट वो कुछ सीख कर आ सके। ऐसे वहाँ 50 से 60% स्टूडेंट्स हैं जो 2 महीने के बाद मतलब सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ ही में नहीं आता है। गार्जियन को भी भेजते वक्त स्टूडेंट्स को कोटा ये सोच कर भेजना चाहिए कि मेरा पैसा डूब भी सकता है। कोचिंग वाले को ऐसा रूल रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स का जब मन हो वापस घर जाने का, उसको कुछ फीस रिटर्न कर घर भेज देना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स को हमेशा एक दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। ये इनकी है। अब ये तो आपको मैंने सुना दी। 2 पॉजिटिव मेल हैं। एक ये अरविंद नेगी साहब हैं, इन्होंने मेल लिखा है। हेलो शम्स, कोशिश करता हूँ कि अपनी बात हिंदी में लिखूँ। मैं आपकी कहानियाँ तब से सुनता रहा हूँ जब आप अपनी कहानियों के एपिसोड नंबर तक नहीं दिया करते थे। मैं 36 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और यूरोप में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करता हूँ। आज आपने कोटा में चल रहे कोचिंग बिजनेस और स्टूडेंट्स पे उनका प्रेशर से संबंधित जो बताया वो एक सच है जो बहुत कड़वा है। मैं एक 2nd डिवीज़न स्टूडेंट था और घर वालों का कभी कोई दबाव नहीं रहा नंबरों को लेकर, इसलिए बस जो मन किया करता चला गया और दोस्तों के कहने पे कुछ फॉर्म भरे और एग्ज़ाम दे दिए। ऑल इंडिया टॉप 10,000 रैंक आई थी, जो कि तब हम सब के लिए एक सरप्राइज़ था। आज दुनिया की कुछ सबसे बेहतर कंपनीज़ के साथ काम करने का मौका मिला और कर रहा हूँ। आज जो भी हूँ केवल और केवल अपने पिताजी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझ पे हमेशा एक भरोसा रखा था और कहते थे कि ये मार्कशीट केवल एक पास है अगली क्लास में जाने के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है 90% हो या 50%, साल के आखिर में जाना तो दोनों को अगली क्लास में ही है। ये 2 लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्कशीट की पहले भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। मार्कशीट एक्चुअल जब आप क्लास में होते हैं तो क्या होता है, अगर आप 8th में हैं तो आप पास करेंगे तो 9th में जाएंगे, 9th में तो 10th में जाएंगे, 10th में तो 11th में जाएंगे। अब जिनके 99% है वो भी 10th में जाएंगे, जिनके 50% है वो भी 10th में जाएंगे। तो ये आपकी काबिलियत का पैमाना सिर्फ नहीं हो सकता। और इसीलिए अब इन्होंने खुद ही कहा कि ये थ्रू आउट एक 2nd डिवीज़न स्टूडेंट रहे। 2nd डिवीज़न मतलब 50% के अराउंड मार्क्स लाए होंगे, लेकिन आज ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में यूरोप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी हमें एग्जाम्पल को समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उसको उतारना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हो गए और एक कामयाब एक फादर, एक पेरेंट्स का भी मेल लेता हूँ। ये विकास गुप्ता जी हैं। विकास गुप्ता जी
इन्होंने लिखा है कि वट एवर यू टोल्ड यस्टरडे अबाउट कोटा वॉज 100% एक्यूरेट. माई डॉटर कंप्लीटेड हर कोचिंग दिस ईयर फ्रॉम कोटा. In our case, she instated for coaching. My wife stayed with her for 2 years. Want to share that the good news is that did well in JEE. She got admission at DTU, Delhi, in computer science engineering. She got seat in IIT also, but lower branches, hence picked this prestigious institute. Her college starts today. Please wish her luck for future. तो विकास गुप्ता जी का ये कहना है कि इन्होंने भी अपनी बेटी को कोटा भेजा और वो खुद जाना चाहती थी और उसने वहाँ से क्लियर भी किया और अब उसे एक अच्छा बेहतरीन कॉलेज भी मिला है. तो तस्वीर के कई पहलू होते हैं, दोनों तरफ के पहलू हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं सिर्फ करियर को लेकर, वो कितना सही है या गलत है. तो उसके ऊपर पेरेंट्स, साथ ही कोचिंग के जो स्टाफ हैं वहाँ पे, वो जो लोग चलाते हैं, उनको भी, स्टूडेंट्स को भी इस पे हर एक को सोचना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली इशू नहीं है, ये आपके पूरे फ्यूचर का इशू है. तो थैंक यू सो मच. इतने सारे जो लोगों ने, आप लोगों ने मेल भेजे, मैं खुद ही का मतलब कुछ ही लोगों का इसमें ले पाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेल भेजे, तो थैंक यू. अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले भाई अपना सिलसिला. आज शिवांश राजपूत, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिवांश. और राम सुमेर राजपूत ने भेजा, उनके बेटे हैं. श्रद्धा भारद्वाज, कल इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे श्रद्धा, और पक्का कभी फ्लाइट में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी. इसके अलावा असम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे असम. और ये वीरेंद्र कुमार वर्मा ने भेजा है. निशा स्वामी जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निशा जी. और अमन स्वामी जी ने भेजा, उनकी वाइफ हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ एडवोकेट हैं. तो अच्छा, घर में ही मुकदमा, घर में ही अदालत, घर में ही फैसला. प्रवीण कुमार सिंह, हैप्पी बर्थडे आपको भी. अंकुश राणा, इनका भी कल बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे अंकुश. जिगर राजगौर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जिगर साहब. इसके अलावा उदय वीर शर्मा जी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उदय वीर शर्मा जी. और ये भेजा है विशाल गौड़. इसके अलावा ईशान, अयान, लक्ष्मी, श्वेता और नेहा ने. तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है. क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें. तो आज कहानी में इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच.